नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, पिछले वीडियो में हमने इस विलेयता के बारे में तथा ठोसों में द्रवों की विलेयता कितनी कैसी है इसके बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। यदि आपने ना पढ़ा हो तो आप जाएं हमारी प्लेलिस्ट पर और प्लेलिस्ट पर जाकर इसे पढ़ लें। आगे ये भी मैंने पढ़ा था, ताप का प्रभाव, विलेयता पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ये भी पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे दाब का प्रभाव। देखिए, ताप का प्रभाव हो गया है। ठीक है, हम बात किस पे करेंगे? दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव यानी कि विलेयता पर दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। जो दाब लगाते हैं उसका प्रभाव विलेयता पर क्या पड़ता है, इसके बारे में आज बात करेंगे। ठोसों की द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। देखिए, ठोस हैं जो ठोसों की द्रवों में विलेयता, जो ठोस हैं द्रव में घुलते हैं, द्रवों में विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। कैसा प्रभाव? कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, ठोसों का द्रवों में विलेयता पर कोई दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ठोस और द्रव कैसे हैं? अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। कैसे होते हैं? अत्यधिक असंपीड्य एवं दाब परिवर्तन से सामान्यतः अप्रभावित रहते हैं। कैसे रहते हैं? अप्रभावित, यानी कि दाब परिवर्तन का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें गैसों की द्रवों में विलेयता। किसकी? गैसों की द्रवों में विलेयता। जो गैसें हैं वो द्रवों में घुलती हैं। कैसे घुलती हैं? बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं। क्या होता है? बहुत सी गैसें जल में घुल जाती हैं। जैसे कि ऑक्सीजन होती है, वो जल में घुलती है, बिल्कुल घुलती है। मछली ऑक्सीजन लेती है, उसे कहाँ से मिलती है? जल से घुली हुई ऑक्सीजन ही लेती है ना। अच्छा, ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन है वो बहुत कम मात्रा में घुलती है, लेकिन घुलती है। ऑक्सीजन की यह घुली हुई मात्रा जलीय जीवन को जीवित रखती है ना। बात वही आई है। जो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा है वो जलीय जीवन, मतलब कि जो जलीय जीव हैं उनके जीवन को जीवित रखती है। दूसरी ओर हाइड्रोजन क्लोराइड, कौन सी? हाइड्रोजन क्लोराइड, जैसे HCl, जल में अत्यधिक घुलनशील है। जो हाइड्रोक्लोराइड है वो जल में अत्यधिक घुलनशील है, बहुत ही जल में घुलनशील है। गैसों की द्रवों में विलेयता, गैसों की द्रवों में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। कैसी होती है? ताप एवं दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। क्या होता है? जो दाब जब बढ़ता है तो इसमें गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। गैसों के विलयन के एक निकाय का पी दाब एवं टी ताप पर अध्ययन करते हैं, जिसका निचला भाग विलयन है एवं ऊपरी भाग गैसीय। देखिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप शुरुआत से देखिए। ऑक्सीजन जो है वो जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। कितनी? बहुत कम मात्रा में। लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड है वो जल में, हाइड्रोजन क्लोराइड है जल में अत्यधिक घुलनशील, यानी कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस है वो जल में अत्यधिक घुलनशील है। गैसों की द्रवों में विलेयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। ताप और दाब द्वारा अधिक प्रभावित होती है। दाब बढ़ने पर गैसों की विलेयता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं वैसे वैसे गैसों की विलेयता बढ़ती जाती है। नहीं, हम उस पर दाब बढ़ाते जाएं तो गैसों की विलेयता बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा गैस विलय होती जाएगी। गैसों के विलयन के एक निकाय का पी, कोई निकाय है, ठीक है, उसका एक पी दाब है और टी ताप पर अध्ययन करते हैं। दाब और ताप दोनों पर अध्ययन करते हैं, जिसका निचला भाग विलयन है। कैसा? निचला भाग विलयन है। ठीक है, एवं ऊपरी भाग गैस है। जो निचला भाग है वो विलयन है और जो ऊपरी भाग है वो कैसा है? वो गैस है। मान लें यही निकाय गतिक साम्य अवस्था में है। कैसा है? गतिक साम्य अवस्था में, अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कणों के विलयन में जाने व उसमें से बाहर निकलने की गति समान है। यानी कि गतिक साम्य अवस्था में है, यानी कि इन परिस्थितियों में इसमें क्या है, जो गैसीय कण हैं वो विलयन के निकाय में जाते हैं, उसमें गतिक साम्य कैसी है? जाने की और निकलने की गति समान है, यानी कि बराबर वो जा रहे हैं, निकल रहे हैं बराबर बराबर। अब गैस के कुछ आयतन को संपीड़ित कर विलयन पर दाब बढ़ाते हैं।
अब क्या करते हैं, गैस के कुछ आयतन है उसे संपीड़ित करते हैं, फिर विलयन पर हम दाब बढ़ाते हैं। इससे विलयन के ऊपर उपस्थित गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी तथा गैसीय कणों की विलयन की सतह में, देखिए क्या होता है, विलयन के ऊपर जो उपस्थित गैसीय कण हैं, ठीक है, जो भी गैसीय कण हैं उसके ऊपर उपस्थित हैं, उनकी संख्या क्या होती है, प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी और गैसीय कणों की विलयन की सतह में प्रवेश करने के लिए उससे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। देखिए ऊपर आपने गैस रखी थी, नीचे विलयन भरा है, ऊपर गैस है, तो ऊपर से हम जब दाब लगाएंगे तो वो धीरे धीरे उनके आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे आयतन बढ़ेगा तो उससे टकराने से, जब वो टकराएगी भाई, हम विलयन गैस पर ऊपर से दबाव लगाएंगे तो वो नीचे जाने की कोशिश करेगी, विलयन की सतह में प्रवेश करने की कोशिश करेगी। जब ऊपर से किसी चीज को दाबेंगे, हम दाब देंगे ऊपर से, तो वो आपरूप नीचे बढ़ेगा। जब वो नीचे बढ़ेगा यानी कि वो विलयन की सतह में प्रवेश करने के लिए कोशिश करेगा, उसे टकराना पड़ेगा, उससे, किससे, उसके अणुओं से, उससे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। ऐसा जितना दाब लगाएंगे उतनी ही दाब इसकी, दर इसकी बढ़ती जाएगी। इससे गैस की विलेयता तब तक बढ़ेगी जब तक कि एक नया साम्य स्थापित ना हो जाए, अतः विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की विलेयता बढ़ती है। देखिए आगे बात, यानी कि विलयन पर दाब बढ़ने से गैस की विलेयता बढ़ती है। अब आइए हम आगे फिगर से समझते हैं। देखिए गैस की विलेयता पर दाब का प्रभाव, जो गैस की विलेयता है उस पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। विलेय गैस को सांद्रता विलयन के ऊपर उपस्थित गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। कैसा होता है, जो उस पर बल लगाया गया है उसकी गैस के समानुपाती होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो है इसमें जल है और गैस के अणु है, नीचे जल के अणु ऊपर गैस के अणु है। ये देखिए नीचे है ऊपर है, ठीक है, नीचे विलयन है, विलयन है, कोई भी विलयन हो सकता है, जल नहीं है, सॉरी, विलयन है, ठीक है। ऊपर ये गैस के अणु है और गैस है। ये पिस्टन है, क्या है ये क्या है, ये पिस्टन है। इस पर वेट रखा है, यानी कि इस पर दाब पड़ रहा है। फिर मैंने दाब बढ़ाया, आगे देखिए इसमें दाब बढ़ाया या नहीं बढ़ाया, इसमें मैंने दाब बढ़ाया, ऊपर ये रहा, ठीक है। दाब बढ़ाया तो क्या होता है, इसके जो ये अणु थे ये दूर दूर थे, ये था एक, ये है एक, ये है, ये दूर दूर थे, ठीक है। फिर ये दूर दूर थे तो क्या हुआ, दाब बढ़ने से ये पास आ गए। पास आने के बाद ये भी दूर थे लेकिन ये भी पास आ गए, क्योंकि ये इनसे टकराने लगे। ये ऊपर के जो अणु हैं वो इसमें प्रवेश करने लगे, इसकी सतह पर जाने की कोशिश करने लगे। जब वो ऊपर से इसकी सतह तक जाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है वो इनके अणुओं से इनसे टकराएंगे, ठीक है, वही ऊपर बताया था अभी। इससे गैस की विलेयता, इससे विलयन के उपस्थित गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी। जब ऊपर दाब पड़ता है तो आयतन में बढ़ती है संख्या, तथा गैसीय कणों की विलयन की सतह में प्रवेश करने के लिए उसे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। जो गैसीय कण है वो विलयन की सतह में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जब वो कोशिश करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे टकराने की दर बढ़ जाएगी। भाई टकराने की दर बढ़ ही जाएगी, कोशिश करेंगे टकराने की दर बढ़ेगी, जायज़ सी बात है, ठीक है। सर्वप्रथम विलायक की विलेयता, सर्वप्रथम गैस की विलायक में विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया। देखिए सबसे पहले गैस की विलायक में विलेयता, गैस है उसकी विलायक में विलेयता क्या है, तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध, कौन सा मात्रात्मक संबंध किसने दिया था, हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी नियम। इसके अनुसार देखिए अभी आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसे मिटा दो, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगा ऊपर कि इन्होंने सबसे पहले दिया था किसके बारे में, गैस की विलायक में विलेयता। अब यहाँ से हम बात करें हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, इस नियमानुसार या इसके अनुसार स्थिर ताप पर, कैसे, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके अनुसार स्थिर ताप पर, कैसे ताप पर, स्थिर ताप पर, कोई ताप स्थिर है, ठीक है, किसी गैस की द्रव में विलेयता, कोई गैस है उसकी द्रव में विलेयता, द्रव अथवा विलयन, जो द्रव है उसमें वो अथवा विलयन, वहाँ द्रव भी हो सकता है विलयन भी हो सकता है, कि सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। कैसी, उसके समानुपाती होती है। ये आपको लर्न करना है और बहुत ज़रूरी है ये आपके लिए, ठीक है। यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, ठीक है।
डाल्टन जो हेनरी के समकालीन था, कैसा था? डाल्टन जो थे वो हेनरी के समकालीन थे, इन्हीं के काल में ये भी थे। ने भी स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला कि किसी द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो द्रवीय विलयन है, उस द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता, जो गैस की विलेयता है, गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? गैस के आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यदि हम विलयन में गैस के मोल अंश को उसकी विलेयता का माप माने तो यह कहा जा सकता है, देखिए यदि हम क्या करें, विलयन में गैस के मोल अंश को, जो मोल अंश होते हैं गैस के, को उसकी विलेयता, क्या चीज़, जो मोल अंश है गैस के, उसको उसकी विलेयता का माप माने तो यह कहा जा सकता है कि किसी विलयन में, किसमें, किसी विलयन में गैस का मोल अंश उस विलयन के ऊपर उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। देखिए किसी विलयन में जो गैस का मोल अंश है, उस विलयन में उपस्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती, यानी कि वो दोनों समानुपाती होते हैं। सामान्य रूप से हेनरी नियम के अनुसार, अब देखिए सामान्य रूप से हम हेनरी के नियम के बारे में बात करेंगे। अब हेनरी नियम पर पढ़ा था हमने, फिर हम उसकी बात करेंगे। किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P माना था। P तथा उस विलयन में गैस के मोल अंश X के समानुपाती होता है। देखिए क्या होता है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में, कौन सी अवस्था में? वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, जो गैस है उसकी वाष्प अवस्था में जो आंशिक दाब होगा, उस विलयन में गैस के मोल अंश x के समानुपाती, जो x लिखा है ना, इसके ये किस लिए लिखा गया? मोल अंश की जगह मोल अंश के समानुपाती होता है। P इक्वल टू, P क्या है भाई? P यहाँ पर है दाब, ठीक है, आंशिक दाब। P इक्वल टू KH। यहाँ पर KH क्या है बताइए भाई, KH क्या है यहाँ पर? नहीं पता है तो हम बता रहे हैं आपको। KH यहाँ पर हेनरी स्थिरांक है। क्या है? चूंकि, यहाँ लिख लेना आगे आप, चूंकि KH हेनरी स्थिरांक है। क्या है? हेनरी स्थिरांक। जो भी है लिख लेना, ठीक है। सॉरी निकल गया है, चलो ठीक है। KH क्या है यहाँ पर? हेनरी स्थिरांक है। और X क्या है यहाँ पर? मोल अंश। ऊपर लिखा भी है, देख सकते हैं आप, विलयन में गैस के मोल अंश जो होते हैं वो X है, ठीक है। यहाँ KH हेनरी स्थिरांक है। हम गैस के आंशिक दाब विलयन में, नीचे में से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सब, ये आलेख खींचने को है, चित्र 2.2 में दर्शाया गया, ये दर्शाया गया, देखिए आलेख इसका, ठीक है। HCl का आंशिक दाब, HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल, वही दिखा रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सामान्य ताप पर, किस पर? सामान्य ताप पर विभिन्न गैसों के लिए, देखिए समान ताप, सॉरी सामान्य नहीं है, समान है। समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए, देखिए जो समान ताप है, एक ही ताप है, उस पर विभिन्न अलग अलग गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है? KH का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए यदि वो भिन्न भिन्न है तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इसका मान है वो किस पर? गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, गैस कैसी है। दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। देखिए KH का मान जितना अधिक होगा तो उसकी विलेयता उतनी ही कम होगी, यानी कि ये इसका उल्टा है, ठीक है। यदि वो बढ़ेगा तो ये घटेगा। N2 एवं O2 दोनों के लिए ताप बढ़ने पर KH का मान बढ़ता है। N2 और O2 यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के लिए जब ताप बढ़ता है तो क्या होता है? KH का मान बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि ताप बढ़ने पर इन गैसों की विलेयता घटती है। यानी कि जब ताप बढ़ता है तो इनकी विलेयता घट जाती है। यही कारण है कि जलीय स्पीशीज के लिए गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में
अच्छा देखिए, एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जो जलीय जीव हैं जैसे मछली है, वो गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में रहना अधिक पसंद क्यों करती है? पता है क्यों? क्योंकि जो गर्म जल होता है उसमें ऑक्सीजन की विलेयता होती है, वो कम हो जाती है। क्या होता है? ऑक्सीजन की विलेयता कम हो जाती है, यानी कि उस जल में ऑक्सीजन कम होती है। जब ऑक्सीजन कम होगी तो उसे सांस लेने में दिक्कत होगी उसमें, इसीलिए जलीय स्पीसीज हैं जो वो गर्म जल की तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है, वो आरामदायक समझते हैं। ठीक है। अच्छा, ये रहे, एक श्रेणी दी गई है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है। और ये ताप दिए गए हैं 293, 293, 293, 303, 293, 303। ठीक है। और के एच क्या है मैंने अभी बताया था आपको। के एच क्या है बताएं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं क्या है के एच। हम 3 बार आपको बता चुके हैं कम से कम। ठीक है। 144.97, 69.16, 76.48 और 88.84, 34.86, 46.82। यही आगे भी दिए गए, आप पढ़ लें एक बार। ठीक है। अच्छा, ये क्या है? उदाहरण दिया गया है, यदि N2 यानी नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित किया जाए। कैसे? जल में से। तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय होगी? क्या होगा यदि हम नाइट्रोजन गैस को 293 केल्विन पर जल में से प्रवाहित करें तो कितने मिलीमोल नाइट्रोजन गैस विलेय हो जाएगी, कितनी मिल जाएगी? N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 293 केल्विन पर नाइट्रोजन के लिए KH का मान इतना 76.48 के बार है। ठीक है। किसी देखिए, अब हल ये दिया गया। ठीक है। हम केवल आपको ये बता दे रहे कैसे लगेगा, फिर आगे आप लोग लगा लें। 1 लीटर में कैसे लगेगा या आप अपने बुक से देख सकते हैं। ठीक है। ये बुक है NCERT की। ठीक है। एक्स नाइट्रोजन, और एक्स जो है वो नाइट्रोजन है, पी भी नाइट्रोजन है, के एच। अच्छा, एक्स और पी और के एच क्या है? मैंने आपको ऊपर बताया था हेनरी के नियम में। एक्स भी बताया था, पी भी बताया था और के एच भी बताया था। ठीक है। ये पूरा लगाकर हमें जवाब ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दे दें। ठीक है। थैंक्स।